अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। एसओसीआई बहुत आसान है, वो मैं ये जरा बता दूं फिर, क्योंकि मैं पास पर गौर बोर्ड पे करना चाह रहा हूँ ना, तो मैंने कहा ये पहले एसओसीआई फर्क करूँ। एसओसीआई आसान है, ये आप जबानी दबानी ही सारा कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट से एस 80 हो गया, और समझने में आसानी होगी अगर हम इस साल के दौरान समझें, यानी ये साल है तो इधर कहीं ये एक्विजिशन हुई है। चले एसओसीआई पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। इस दिन बनी है सब्सिडरी, तो सवाल पे क्या क्या करें, कंसोलिडेशन कितने अरसे की करें, इतने अरसे की कंसोलिडेशन होगी। एनसीआई कंसोलिडेशन बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले होता है। और क्या फर्क पड़ेगा, एफपी की वर्किंग्स भी सोच लें, रिटेन अर्निंग को सोच लें। अरे भाई इसको अपडेट नहीं किया था, गुडविल की वर्किंग में इसको अपडेट करके लिखा था ना, तो जो गेन लॉस था उसको क्या किया था, रिटेन अर्निंग में डाला था ना, या अदर रिजर्व में डाला था, तो वो इसमें एज अ गेन आ जाएगा। एसओसीआई फॉर द ईयर में ये गेन के तौर पे आ जाएगा। इसकी अपडेशन गुडविल की वर्किंग में इसको अपडेट किया है ना, तो उस पे जो गेन है वो हम इस ग्रुप एसओसीआई के अंदर लाएंगे। तो जितने महीने गुजरे हैं उतने महीने की कंसोलिडेशन जैसे पहले करते थे, इसके ऊपर अपडेशन करने का गेन आ जाएगा। और अगर ए से एस हो रहा है तो 30 से 80 हो गया, और इस साल में इधर हुआ है कहीं, तो फिर एक तो वो गेन आएगा जो एसोसिएट बेचने का गेन है, और यहां से यहां तक के महीने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आएगा, और यहां से यहां तक कंसोलिडेशन, और छोटे ऐसे बड़ा ऐसे हो गया। वो तो अदर रिजर्व में एडजस्टमेंट डालते हैं। यहां पे क्या होगा, कंसोलिडेशन पूरी होगी क्योंकि पहले भी ऐसी ही थी, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि जब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, तो इस पोर्शन की एनसीआई 40% पे कैलकुलेट हो रही होगी, और इस पोर्शन की एनसीआई 10% पे हो रही होगी। यानी एनसीआई के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, तो इस पोर्शन पे एनसीआई का परसेंटेज और होगा, इस पे और होगा बस। लेकिन बैलेंस शीट में तो हम लेटेस्ट लगा रहे थे एनसीआई, क्यों, वो एज एट होता है, इसलिए ये फॉर द ईयर होता है, तो इसलिए ये एनसीआई की पुरानी परसेंटेज, ये नई परसेंटेज, ये एसओसीआई हो गई। अब आप चैप्टर में आए, और हर पेज पे मैंने एक केस बनाया हुआ था, तो उसी पेज के नीचे एसओसीआई भी लिखा हुआ था। चैप्टर में पेज 41, हर पेज के तकरीबन एंड पे इनकम स्टेटमेंट एसओसीआई वाली लाइनें लिखी हुई हैं, तो तीनों पेजेस पे पढ़ लें वो वाली लाइनें।
जी अगर ये लाइनें पढ़नी तो अच्छा। अब एसओएफपी में चूंकि वर्किंग्स बतानी थी ना, और ये जो खासतौर पे गेन ऑन सेल ऑफ ए निकालना था या गेन इस पे एडजस्टमेंट निकालनी थी, वो तो एसओएफपी की मेहनत थी। एसओसीआई तो बड़ा सिंपल है, तो इसलिए इसको मैं नहीं कर रहा बोर्ड पे सॉल्व। आप उसका मास्टर क्वेश्चन जबानी जबानी देख लें, इसका मास्टर क्वेश्चन जबानी जबानी देख लें। कल जो मास्टर क्वेश्चन किया था एसओएफपी का था, उसी के नीचे मैंने एसओसीआई का भी बनाया हुआ है, तो आसान सा ये जबानी जबानी देख लें। ब्लू गेन, इसमें आपको डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की शायद कुछ पूछने वाली लगे, वो आप देख लें तो मैं बता दूंगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, ये मैंने इसमें पॉइंट डाला है, वो आप एक बार सारा देख लें, फिर मैं करता हूं डिस्कस।
वो गाना चल रहा है ऐसी, मुझे गर्मी लग रही है।
अपने पास पेपर का सवाल भी करने बोलते हैं। जुआर पे अच्छा 1035 कैसे निकाला? ये ए में हम तो ए का ऊपर वर्किंग वन में किया तो है 1035, इसी से ऊपर 10 वर्किंग वन जब शेयर्स खरीदे थे उसके बाद से और इस साल के 3 महीनों का 1035 वर्किंग वन में निकाला हुआ। हाँ जी, जब हमने इसको ए टू एस करना है तो ए के प्रॉफिट का हिस्सा निकालते हुए 1 जुलाई 18 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे एक्स्ट्रा डिडक्शन निकालनी है। देखें पहली इन्वेस्टमेंट है 1 जुलाई को, बी बता रहा हूं, तो उस वक्त ये ए बना था, तो जब उसके बाद हमने ए के प्रॉफिट्स निकालने हैं तो ए के प्रॉफिट्स निकालने के लिए भी हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डिडक्शन लेनी होती है। वो 4800 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, क्योंकि उस वक्त फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 4800 बनती थी, और जब वो फाइनली एस बन जाएगा तो एस के लिए फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 4400 पे कैलकुलेट होगी। एक ये पॉइंट बताना था उसमें, और रिटेन अर्निंग्स तक पहुंचने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। 2020 नहीं, खैर उल्टा क्या चल रहा है, 2020 का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है और 2019 के प्रॉफिट्स नीचे दिए हैं। हाँ जी, जिन्होंने देख लिया कुछ पूछना है तो बताएं। चलें बैलेंस शीट के पास का सवाल करते हैं। आप पढ़ लीजिए जून 18, इसमें आइस 19 भी आ रहा है। जून 18 ये मेरी बुक में आएगा क्वेश्चन 24, मेरी बुक में क्वेश्चन 24 जून 18। एल बी एल और एफ एल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। यार मैं चाह रहा हूं कि ना ये सवाल पूरा कर दूं पहले, तो बहुत सारे मसले हैं उसमें। हाँ तो मैं जरा ये सवाल पूरा कर दूं, उसके बाद फिर आपको डिस्पोजल का मास्टर क्वेश्चन कराना है, पास्ट पेपर ये करा दूं भी।
हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा? कितना अर्सा लगेगा? चलिए जी, इसमें पहले इनके रिश्ते ढूंढते हैं। जून 18 एल ने बीएल में पहले खरीदा कितना? कब? 1 जनवरी 15 को। कितने परसेंट खरीदा? 65। उसके बाद 1 अप्रैल 17 को कितना खरीदा? 10। अब ये एस से और बड़ा एस बन रहा है, तो एक्विजिशन डेट क्या बनी? 1 जनवरी। यही एक्विजिशन डेट बनी। तो इससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना, ये सब प्री है। इससे यहां तक 65% और इससे आगे ईयर एंड कितना? 75%। ये इसका एस के साथ रिश्ता हो गया। गुडविल की कैलकुलेशन इस दिन पे होगी। अच्छा, और दूसरा रिश्ता किसका है जी? बीएल। इसने एफएल में कितने परसेंट इन्वेस्ट किया? 60%। कब? 30 जून। तो ये तो इसी साल 6 महीने हुए। और इसकी इसमें को डायरेक्ट है? नहीं। तो बस ये डबल एस ही है। ये 2 सब्सिडरीज हैं, एक डायरेक्ट सब्सिडरी है, उसमें एस टू एस यानी छोटे एस से बड़ा एस, और एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। ये 2 चीजें सवाल में डेट्स के साथ पढ़ के और इस परसेंटेज पे अगर सवाल है तो होता है। चलिए, बैलेंस शीट का सवाल करने का तरीका एसएफपी खोल लें। कंसोलिडेटेड एसएफपी एज एट दिसंबर 31, 2017 और रुपीज मिलियन नॉन करंट एसेट्स। जी बताएं। पीपीई कितना? 3510 प्लस 2835 प्लस 2200। और क्या है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी 130 45। बस आगे इन्वेस्टमेंट इन बीएल है, इन्वेस्टमेंट इन एफएल है, ये तो दोनों फारिग हो जानी है। और 1-2 लाइनें छोड़ देते हैं।
कुछ नई चीज आ सकती है। करंट एसेट्स, जी करंट एसेट्स 2120 1420 2800। शेयर खरीदते हुए शेयर्स दिए नहीं, तो बस कैपिटल फाइनल है। फिर कैपिटल पी का 5500, प्रीमियम नहीं है। अदर रिजर्व्स है कोई? तो फिर क्या है? रिटेन अर्निंग्स है। और एस टू एस है तो फिर एक एडजस्टमेंट बनती है। वो जो एडजस्टमेंट है वो अदर रिजर्व में भी डल सकती है, रिटेन अर्निंग भी डल सकती है, तो अदर रिजर्व में डाल दूंगा। वर्किंग 2 रिटेन अर्निंग्स, वर्किंग 3 एनसीआई, वर्किंग 4। आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये आ गया आईएस 19 ग्रेचटी। उसमें हमने दिखानी होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ और प्लान एसेट्स को नेट करके, तो ये वही है। तो नेट डिफाइंड ऑब्लिगेशन कितनी है? 25। चले आगे और कुछ? अच्छा, वर्किंग 3.1, ये सवाल पढ़ा होगा ना तो अंदाजा हो जाएगा कि उसने आईएस 19 की अकाउंटिंग बेकार की है। बिल्कुल सवाल अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसने आईएस 19 की सही अकाउंटिंग नहीं की, जो पे किया बस वो एक्सपेंस बना दिया, तो उसने तो अकाउंटिंग ही सही नहीं की, तो हमें नए सिरे से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ब्रैकेट में प्लस माइनस की बजाय सीधी हमने इसकी पूरी वर्किंग तो करनी ही है, वहां से उठा लेंगे फिगर। और नॉन करंट में कुछ फिर भी एक रेगुलर नहीं छोड़ देनी चाहिए। करंट लायबिलिटीज जी 1775 1386 1500, ये हो गई एसओएफपी। और गुडविल बीएल है और एफएल है, ये बता दो। अच्छा, सवाल पढ़ के जब हमने वो रिलेशनशिप बना लिए तो हमें इतना पता चल गया कि इसमें एस 2 है, मतलब छोटा एस बड़ा एस। तो एल बीएल नया वाला, बीएल पुराना वाला, यानी छोटा एस बड़ा एस और एफएल। चलिए सवाल खेलते हैं। चलें आगे। चलें जी, पहला पैराग्राफ तो हो गए नाम, एसओएफपी। पॉइंट नंबर 1, गुडविल की वर्किंग करते हैं और बीएल कर लेते हैं। पहले दोनों साइमल्टेनियसली चलाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। बीएल करते हैं और बीएल में हम लोग, अच्छा डबल एस भी है ना, तो मैं फिर याद रखिए हमने ये भी करना है। डबल एस भी है तो इनडायरेक्ट वाली तो होगी, तो इसलिए ये भी लिखना नहीं भूलना। पहले बीएल बहरहाल सॉल्व कर रहा हूं। बीएल में हमने किस दिन गुडविल कैलकुलेट करनी है? 1 जनवरी 15। तो फिर इन्वेस्टमेंट भी वो वाली लेनी, उस दिन वाली। तो उस दिन कितने रुपए हमने पैसे लगाए थे? पॉइंट नंबर 1 3100।
एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, फेयर वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट पे है, तो ये ब्रैकेट बाद में भरेंगे। लेस नेट एसेट्स, बीएल का कैपिटल कितना जी 4000, और कुछ रिटेन अर्निंग्स कितनी 1 जनवरी 15 को 520। और पॉइंट नंबर 2, सारे ठीक थे, सिर्फ एक प्लांट है जिसकी उन्होंने एडजस्टमेंट दी हुई है। तो क्या एडजस्टमेंट बनती है प्लांट की? जी क्या करूं उसमें से? तो वो तो वैल्यू यूज तो कैरी अमाउंट से ज्यादा है, वैल्यू यूज है ना ज्यादा। हम यहां पर I36 नहीं लगा रहे, हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो वैल्यू यूज कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है। तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के तौर पे लेंगे, तो 120 तक गिराएंगे 140 को, तो -20। और ये प्लांट बेच तो नहीं दिया था, कहीं ऐसी तो नहीं बात हुई? तो फिर यहां लेस और पीपीई में लेस -20, और इसकी लाइफ भी बताई हुई है। अच्छा ये हम बीएल कौन सा वाला कर रहे हैं? ये वाला, तो 520 जी। इस प्लांट की लाइफ भी बताई हुई है, तो कितनी 10। कब की है गुडविल? 1 जनवरी 15, 15, 16, 17, हम 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 और आगे इंटू 3/12। लेकिन हम लोग तो 1 जनवरी 15 से लेके चल रहे हैं, एक्विजिशन डेट तो वही है ना 1 जनवरी 15। हमने चूंकि इसके 2 कॉलम बनाए हुए हैं, तो हैं 3 साल, लेकिन उन 3 साल में से 3.25 साल ये नहीं, 2.25 साल ये हैं 9 महीने, सॉरी 2.25 ये हैं 9 महीने, ये है पूरे 3 साल। 1 जनवरी 15 से लेके 31 दिसंबर 17 पूरे 3 साल बनते हैं। लेकिन क्योंकि एस के 2 कॉलम हैं, इस पे रेट और लगना है, इस पे रेट और लगना है, तो उन 3 साल के भी 2 टुकड़े करने पड़े। 15, 16 पूरा, 17 के 3 महीने, 2.25 साल ये है, और 17 के 9 महीने 1.25 साल ये है। तो हमें फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी दोनों कॉलम्स में अलग अलग लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गई 1 साल की, ये हो गए 3 महीने 9 महीने, ये लिखेंगे इस कॉलम में, और 20, 10 इंटू 2.25 साल, ये 2.25 ओके, वो लिखेंगे इस कॉलम में जी। ये पहला क्या बना 1.5 प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि नेगेटिव एडजस्टमेंट है, और इधर 2.25 साल 4.5, रिटेन अर्निंग में ऐड और पीपीई में ऐड 6।
जी पॉइंट 2 ओके। अच्छा पॉइंट नंबर 3 एफएल का है। पॉइंट 4 ये भी बाद की बात है, बस गुडविल हो गई इसकी पूरी। एफएल की गुडविल देख लेते हैं। एफएल में अब चूंकि ये डबल एस है तो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो भारत नहीं है, इनडायरेक्ट। ये कैसे लिखते हैं, जो एस ने डबल एस में की हुई है और उस पर हम अपनी परसेंटेज लगाते हैं। तो बीएल ने एफएल में कितनी की हुई है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कितने रुपए, 2400। 2400 में कितना परसेंट लगाऊं, 65 या 75? 75। क्यों, क्योंकि तब तक हमारी 75 हो चुकी हुई थी, तो 75। एफएल का कैपिटल, एफएल की 30 जून 17 पे रिटेन अर्निंग्स, पॉइंट नंबर 1 1150। पॉइंट नंबर 3, उस वक्त एफएल के बाकी तो सब ठीक थे, लेकिन एक कंटिजेंट लायबिलिटी थी, तो एसओएफपी कंटिजेंट लायबिलिटी 3 डब्बे बना के दिए हुए थे मैंने। एक्विजिशन डेट के ऊपर एफएल ने इसको डिस्क्लोज किया हुआ था 70 मिलियन, लेकिन ये तो उसने डिस्क्लोज किया था, हमारे लॉयर को लगता था कि बस 50 मिलियन बहुत है। तो इस कंटिजेंट लायबिलिटी की तब फेयर वैल्यू कितनी थी, 70 के 50। तो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस, और करंट लायबिलिटीज में ऐड। लेकिन अभी बात आगे भी बढ़ रही है। फिर केसेस बनाए थे कि ईयर एंड तक अगर एस इसको पेएबल बना चुका या सेटल कर चुका, तो ये केसेस बनाए हुए थे। अच्छा, अब इस सवाल में जो पॉइंट टेस्ट हुआ है ना, ये उन केसेस में से डायरेक्टली कहीं फॉल नहीं कर रहा, यानी इस चीज को मैं उस तरह से केस में नहीं बांट सकता था। तो फिर आपको वो रीजन बताता हूं। रीजन ये था, लॉजिक ये थी कि एक्विजिशन डेट तक हम समझते थे कि ये प्री फेज का फंडा है और हम इसको गुडविल की वर्किंग में ले रहे हैं। उसके बाद जब तक सेटल नहीं हो जाता, हम ऑब्लिगेशन इससे कम नहीं होने देंगे। और कम नहीं होने देगी रीजन ये बताई थी कि अगर हमने इससे कम कर ली तो फिर हमें एक इनकम बनानी पड़ जाएगी। तो जब फंडा भी सेटल ही नहीं हुआ तो बिला वजह इनकम क्यों बनाए। तो इसलिए कहा था कि एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू से कम लायबिलिटी शो नहीं करनी, बढ़ रही तो बढ़ा लें, और जो बढ़ रही है मजीद वो पोस्ट फेज का फंडा होगा। यहां पर उसने बड़ा ही टेक्निकल तरीके से पॉइंट टेस्ट किया। सवाल की पहला सेंटेंस पढ़े, बिल्कुल शुरू, ना सवाल शुरू बिल्कुल। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इसका मतलब है कि हम अभी भी IS 10 फेज के अंदर खड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, एफएल की अपनी बुक्स तो खत्म हो गई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल हो गई थी 10 फरवरी को, पॉइंट 3 में लिखा हुआ। लेकिन ये कंटिजेंट लायबिलिटी फाइनली सेटल हुई 15 फरवरी को। अगर एफएल के IS 10 फेज के अंदर, ये बड़ा गहरा पॉइंट है, एग्जाम में बैठ के इतना सोच नहीं आनी थी स्टूडेंट को। अगर एफएल की IS 10 फेज के अंदर अंदर ये ऑब्लिगेशन सेटल हो गई होती, तो चूंकि पुराना केस चल रहा है तो वो यकीनन इसको एडजस्टिंग इवेंट लेता और अपनी बैलेंस शीट में इसको 40 पे ले आता। चूंकि उसके IS 10 से बाहर निकल गई तो उसकी बैलेंस शीट में अभी भी ये नहीं आ रहा, लेकिन ग्रुप की IS 10 के अंदर आ रहा है और ग्रुप को नजर आ रहा है कि ये इवेंचुअली 40 में हो गई है सेटल। तो चूंकि उसको नजर आ रहा है कि हो गई है सेटल, तो अब हम लायबिलिटी जरूर 40 पे ले आएंगे, और 40 पे ले आएंगे तो हमारी नजर में 10 की लायबिलिटी हो जाएगी कम, और ये हमारे लिए एक बचत है, तो उसको हम रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देंगे। अब ये पॉइंट केसेस में उस तरह से कवर नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर आपको लॉजिकल डिस्कशन करके बताया है। 10, ये पॉइंट 3 की अंग्रेजी दोबारा देख लें।
जी 0.3 की अंग्रेजी ओके, चलिए 0.4, ये भी गुडविल की चीज नहीं है। 0.56 बस गुडविल हो गई पूरी। जी ये डब्बा 4500 और एनसीआई हो जाएगी 4500 का 65, क्योंकि हम 1 जनवरी 15 को कर रहे हैं गुडविल कैलकुलेट, तब तक 75 थोड़ी था। सॉरी वो मैं कहना चाह रहा था 65 वाली, हाँ जी 65 वाली, क्योंकि 75 तब तक नहीं था। तो ये 35 कितना बना 1575, और ये चूंकि डबल ऐसे तो इसके लिए भी फिर वो इफेक्टिव वाली एनसीआई निकालनी पड़ेगी 60%, 75%। हम्म, 45 और इफेक्टिव एनसीआई क्या बन गई 55। अच्छा ये सिर्फ कैलकुलेशन है ना, इसलिए देखिए एनसीआई 55% आ रही है, तो कोई बात नहीं इफेक्टिव है। तो एनसीआई इसका क्या बना डब्बा 3, तो 3600 का 55%, 1980, तो गुडविल हो गई 15 और इसकी वन 80, और आगे इंपेयरमेंट भी है, तो इसके लिए मैंने 2-3 लाइनें छोड़ दी। और इंपेयरमेंट नजर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, पूरी एफएल की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, पूरी एफएल की, तो हाँ वो आखिर में करनी होती है इंपेयरमेंट, ये मैंने मास्टर क्वेश्चन में सिखाई थी आपको। तो इसको अब यहां छोड़ दिया क्योंकि आगे इंपेयरमेंट आ सकती है। गुडविल डन। पॉइंट नंबर 1 में कुछ रह गया, 0.2 डन, 0.3 डन, 0.4, पॉइंट नंबर 4, 1 जुलाई 17, ये अच्छा पॉइंट है, बड़ा कुछ है। 1 जुलाई 17 यानी इस साल में 6 महीने गुजरी हुई बात है। 1 जुलाई 17 एएल ने बीएल को बिल्डिंग बेची है प्रॉफिट पे, तो यूआरपी बिल्डिंग प्रॉफिट पे बेची है, तो यूआरपी जरूर आ जाता अगर आगे वाली कहानी ना लिखी होती। तो बीएल ने वो बिल्डिंग खरीदते ही किराए पे दे दी। अच्छा, बिल्डिंग किराए पे देने से वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, तो एएल ने बिल्डिंग बीएल को बेची, बीएल ने आगे वो किराए पे दे दी, तो हाँ ठीक है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन बीएल ने इसको अपनी बुक्स में कॉस्ट मॉडल पे रखा, जबकि ग्रुप की पॉलिसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, तो हमने अकाउंटिंग ग्रुप पॉलिसीज के मुताबिक करनी होती है। तो बीएल ने इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, हमने इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है। तो आईएस 16 से निकाल के आईएस 16 कह रहा हूं, आईएस 40 कॉस्ट मॉडल से हटा के आईएस 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है। यहां तक की बात जो बोली वो समझ आई। अब चूंकि हमने इसको कॉस्ट मॉडल से हटाना है, तो जो एस ने मतलब बीएल ने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है वो फिर हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उसने तो कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, तो वो हम रिवर्स करेंगे और हम फेयर वैल्यू मॉडल पे लाएंगे। तो डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते हैं। बीएल ने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी? बीएल ने ये कितने की खरीदी थी हमसे? 50 की। तब इसकी लाइफ कितनी बाकी थी? 5 साल। और ये कब का वाकया है? तो बीएल ने क्या किया होगा, 50 मिलियन को 5 पे डिवाइड करके 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। कितनी? 5। नए बीएल ने, पुराने बीएल ने? नए बीएल ने, क्योंकि तब तक हम इसमें शेयर खरीद चुके हुए थे, तो यहां उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, हम एड बैक कर देते हैं। नया बीएल 1 अप्रैल को बन गया था, ये वाकया 30 जून का है, तो इसलिए नए बीएल में डेप्रिसिएशन हम रिवर्स कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग में ऐड और पीपीई में ऐड, पीपीई में यहां ऐड, और देखें ये वापस 50 पे आ गई, ये वापस 50 पे आ गई। अब इसको ग्रुप पॉलिसी यानी फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है, तो फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है।
वो कितनी है 58, तो 8 हम यहां बढ़ा देते हैं और फेयर वैल्यू मॉडल जो भी गेन लॉस है वो P&L में जाता है। और वो जो P ने बिल्डिंग बेची थी उसके यूआरपी का क्या करें? P ने बेची थी ना ये, तो इसके यूआरपी का क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? जिस एसेट पे प्रॉफिट कमाया था यानी यूआरपी, अगर वो एसेट फेयर वैल्यू पे अपडेट हो गया हुआ है तो बस अपडेट हो गया हुआ है। यूआरपी हम इसलिए रिवर्स करते हैं क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट सही वैल्यू पे नहीं आ रहा होता। ये बात मैंने आपको इन्वेंटरी पढ़ाते हुए भी बताई थी, और जब मैं एसओएफपी रिवाइज करा रहा था तो अदर एडजस्टमेंट्स डाल के मैंने एक लाइन भी लिखी हुई थी। दोबारा, यूआरपी कैलकुलेट इसलिए की जाती है कि जिस एसेट पे प्रॉफिट कमाया था वो बायर की बैलेंस शीट में आ रहा होता है और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओवर वैल्यू होता है, यानी उसमें प्रॉफिट छुपा हुआ होता है, तो हम उसको औकात पे लाते हैं। लेकिन अगर बायर उस पे आगे कोई और आईएस लगा बैठा है और उस कोई और आईएस की इस पे नई वैल्यू डाल ली है, तो फिर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत वैल्यू नहीं आ रही। अब हमने इस बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पे अपडेट कर दिया ना, 58 पे कर दिया, अब ये सही वैल्यू है या कम करना है इसको, तो बस फिर छोड़े यूआरपी। अगर ये अभी भी कॉस्ट मॉडल पे ही आ रही होती तो जरूर हम यूआरपी कैलकुलेट करते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल की वजह से चूंकि ये फेयर वैल्यू पे अपडेट हो गई तो अब ये सही वैल्यूड है, अब हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको, तो इसलिए यूआरपी का कुछ नहीं करना। ये मैंने वैसे इसके सोल्यूशन में ना ये 2-3 ये जो बातें जबानी समझाई हैं ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखी भी हुई है सोल्यूशन में, ताकि कभी आप दोबारा ये रिवाइज कर रहे हो तो हाँ जी, ये सारा पॉइंट ओके। चले जी, लास्ट चीज मतलब वो एडजस्टमेंट्स, उसके बाद तो वो छोटे एस वाली एडजस्टमेंट डालनी है और इंपेयरमेंट करनी है। पॉइंट नंबर 5 आखिर में करेंगे, पॉइंट नंबर 6 कर लिया, पॉइंट नंबर 7 यहां पर आ गया IAS 19। अकाउंटेंट ने किया क्या है, ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स मेड बाय AL वर चार्ज टू P&L, तो इसका मतलब उसको सही अकाउंटिंग नहीं आई, तो उसने जो किया हुआ है जो कि गलत है वो उड़ा देते हैं, सही अकाउंटिंग ले आते हैं। तो अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है, जो हमने रॉन्ग एक्सपेंस चार्ज किया है वो ऐड बैक कर देते हैं। कितना? हाँ जी, कितना? 70 या 55 या दोनों? IAS 19 बहुत पहले पढ़ा था, दोनों। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इसमें एक सेपरेट फंड बनता है, एक डब्बा बनता है, उसमें कंट्रीब्यूशन जाती रहती है और उस डब्बे से निकाल के उनको बेनिफिट्स दे देते हैं। जो जाने वालों को बेनिफिट देते हैं वो पैसे किसकी जेब से जा रहे होते हैं? जो जाने वालों को पैसे देते हैं वो डब्बे की जेब से जाते हैं। प्लान एसेट्स क्रेडिट और डीबीओ डेबिट। कंट्रीब्यूशंस किसकी जेब से जाती हैं? वो अपनी जेब से जाती हैं। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स मेड बाय AL वर चार्ज टू P&L, यानी 70 को एक्सपेंस बना दिया, 70 को एक्सपेंस बना दिया, क्योंकि AL ने तो वो पैसे दिए थे जो कंट्रीब्यूशन थी, तो 70 को एक्सपेंस बनाया, वो रिवर्स कर देते हैं। और अब चूंकि जो उसने किया था हमने जीरो कर दिया, तो अब हम जीरो पे खड़े, सही अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो सही अकाउंटिंग के लिए वो जो एक रिकंसिलिएशन सिखाई थी आपको वो बनानी पड़ेगी, वहां से हमें वैल्यूज मिला करती हैं। डीबीओ की होती है एक और एक प्लान एसेट्स की होती है। ये दो रिकंसिलिएशंस बहुत पुरानी बात है। IAS 19 में दो रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस होता है, इस ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, वैसे तो दो अलग अलग रिकंसिलिएशंस हैं, मैं सिर्फ जगह मैनेज करने के लिए दो कॉलम बना रहा हूं, अंग्रेजियां कॉमन लिख लूंगा। इंटरेस्ट होता है, करंट सर्विस कॉस्ट होती है, कंट्रीब्यूशंस होती हैं, बेनिफिट्स पेड होते हैं और OCI वाली आइटम्स होती हैं। वो जो एक्चुअल गेन लॉस इसमें होता है और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स इसमें होता है, वो दोनों OCI आइटम्स होती हैं। अब आपको सवाल में इनमें से क्या क्या पता है? करंट सर्विस
कॉस्ट कितनी 85। कंट्रीब्यूशंस कहां लिखते हैं? प्लान एसेट्स डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर बेनिफिट्स पेड, डीबीओ डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट। इस टेबल में से और क्या पता है? यानी ओसीआई। अब आप वो जो ओसीआई आइटम है वो एक्चुअल गेन लॉस है कि रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है? नहीं पता, तो किसी एक में डाल दे। चले इसमें डाल देते हैं। 10 का गेन है, गेन तो नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव। लायबिलिटी कम हो तो गेन होता है। ये चीजें पता है बस। उस टेबल के नीचे भी पता है कुछ। प्लान एसेट्स का ओपनिंग पता है कितना? 320। अच्छा, अगर ये 320 है तो इसका मतलब ये 345 है। ये कैसे? अच्छा चले, अकाउंटेंट इस साल शायद चेंज हुआ है। इस साल वाले को अकाउंटिंग नहीं आती, पिछला वाला ठीक कर रहा था। कैसे पता पिछले वाला ठीक कर रहा था? तभी तो एसओएफपी में ग्रेच्युटी नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आ रही थी। तो पिछले साल तक वाला ठीक था। इस साल अकाउंटेंट ने ये सारी एंट्रीज की हैं? नहीं, उसने सिर्फ एक एंट्री की है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 70। इसका मतलब उसने ये कोई एंट्रीज नहीं की। ये कैसे पता कोई एंट्रीज नहीं की? कहा भी हुआ है उसने नो फर्दर। इसका मतलब है जब ये अकाउंटिंग ही नहीं की तो बुक्स में जो ईयर एंड पे बैलेंस आ रहा है, जो बैलेंस शीट में, वो इनफैक्ट यही वाला ही आ रहा होगा। देखें, जब ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटेंट ने डीबीओ में कुछ डेबिट क्रेडिट ही नहीं किया, उसने एंट्री ही एक की है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ना डीबीओ में कोई डेबिट क्रेडिट किया है, तो ना प्लान एसेट्स में डेबिट क्रेडिट किया है। उसने किया ही नहीं डेबिट क्रेडिट। तो इसलिए जो बैलेंस शीट में बैलेंस आ रहा है वो इनफैक्ट ओपनिंग वाला ही है। और बैलेंस शीट में कितनी आ रही है ग्रेच्युटी? 25। तो इसका मतलब है डीबीओ इससे 25 ज्यादा था, तो ये वो 345 है। बहुत गहरी गहरी बातें होंगी। अब हम इसको बाकी भर सकते हैं। इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 12 लगाएं। 40, 1.4। $38.4। और बाकी सब चीजें पता हैं तो फिर बाकी यकीनन क्लोजिंग बैलेंस होगा। जी 406.4, 37.4। और एसओएफपी में हम लिखा करते हैं इसका नेट, जो कि हो गया 33। अच्छा, इस वक्त ना बुक्स के अंदर एक्सपेंस डेबिट था, कैश क्रेडिट था, हमने एक्सपेंस रिवर्स कर दिया। उसके अलावा ये सारी अकाउंटिंग होनी बाकी है, तो कर लेते हैं। बताएं क्या क्या करें? नेट इंटरेस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट ये जाता है एक्सपेंस में। करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है? प्लस डीबी वाला इंटरेस्ट 41.4 माइनस इनकम वाला इंटरेस्ट, ये एक्सपेंस में आएगा। क्या बना देखिए? 88। तो हमने 70 का एक्सपेंस रिवर्स कर दिया था, तो डेबिट खाली कर लिया था, कैश तो हुआ पड़ा है क्रेडिट। यानी ये सारा कुछ अकाउंट फॉर होना है, तो वो अब हम कर रहे हैं। एक्सपेंस में जाना चाहिए, ले गए। ओसीआई में कितना जाना चाहिए? 10। और ये ना आपको मैंने तब बताया था IAS 19 में, नोट्स में भी शायद मैंने लिखा होगा, ज़बानी बताया होगा, पता नहीं, कि ये जो IAS 19 वाला ओसीआई गेन लॉस होता है ना, ये प्रेजेंट ओसीआई में करते हैं, लेकिन लेके रिटेन अर्निंग नहीं जाते। ये मैंने तब शायद देखे नोट्स में लिखा भी होगा, बहुत पुरानी बात है। तो वो 10 का जो गेन है वो हम अदर रिजर्व में भी रख सकते हैं और रिटेन अर्निंग्स में भी ला सकते हैं। एसओसीआई में वो ओसीआई में दिखाना होता है 10, अदर रिजर्व में भी ले जा सकते हैं। ये हो गया जी पॉइंट। नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस का क्या करें? ये यहां 33।
इस 70 का कैश क्रेडिट हो चुका हुआ है, बाकी सारा कुछ रिकॉर्ड करना था तो वो कर लिया और लायबिलिटी इतनी आ गई। अच्छा, ऐसे ही टैली करने के लिए बता रहा हूं, अगर ना पसंद आए तो दफा करना। 70 और -88 18 10 -8, यानी हमने रिटेन अर्निंग को 8 कम किया और लायबिलिटी को 8 बढ़ा दिया, 25 से 33 कर दिया। तो हमने ये डबल एंट्रीज पूरी कर दी। एसओएफपी है ना, तो डबल इफेक्ट हो गया। रिटेन अर्निंग में नेट हमने 8 बढ़ाया है, कम किया है, और लायबिलिटीज में 8 बढ़ा दिया, 25 से 33 कर दिया। सवाल में 25 था, हमने 33 कर दिया जी। 0.7 0.7 डन। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। ले जी, आखिरी दो काम। एफएल को IS 36 वाला इंपेयरमेंट टेस्ट करना है और बीएल के छोटे एस से बड़े एस वाली एडजस्टमेंट डालनी है। तो एफएल को हम इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल भूल भाल गए होंगे, तो एक काम ये करें कि कंसोलिडेशन के चैप्टर पे आए, दूसरे ही पेज पे, इस चैप्टर के दूसरे पेज पे, चैप्टर का पेज 2। जी, चैप्टर का पेज 2 12.1.2 पहुंचे? ये देखें, मैंने ना एक बॉक्स बनाया हुआ बड़ा सा, इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन। ये सारा डब्बा पढ़ लें। ये मैंने बहुत पहले किया था मास्टर क्वेश्चन कराते हुए, तो भूल भाल गए होंगे। ये बॉक्स सारा दोबारा पढ़ लें। जी, हमने जिस पूरी सब्सिडरी को एज सीजीयू लेना है, कैरिंग अमाउंट में उसके नेट एसेट्स लेने हैं, मतलब इक्विटी, और उसमें ग्रुप एडजस्टमेंट भी सारी डाल देनी है, सिवाय इंटरकंपनी एलिमिनेशंस के, क्योंकि एलिमिनेशंस ग्रुप की इक्विटी के अंदर कोई चेंज नहीं ला रही होती। वो तो एक कॉलम से निकल के दूसरे में, मतलब दोनों में नेट हो रहा होता है, ग्रुप के अंदर चेंजेस नहीं आ रही होती। जैसे यूआरपी है तो वो इक्विटी एसेट्स दोनों से निकल रहा होता है, लेकिन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डालना, वो एडजस्टमेंट्स हैं। तो एलिमिनेशंस के अलावा बाकी एडजस्टमेंट्स आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में डालनी। और गुडविल, वो जो एक्विजिशन डेट पे थी, ये कैरिंग अमाउंट लेंगे और रिकवरेबल सवाल में दी हुई है, लेकिन गुडविल निकालते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर एनसीए प्रोपोर्शनेट शेयर पे थी तो इसमें हवा भरना नहीं भूलना। तो वर्किंग 1.1 एफएल पूरा एक सीजीयू ले रहे हैं हम, तो उसकी कैरिंग अमाउंट में नेट एसेट्स में आ जाएंगी उसकी कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। कितने हैं? 2500। और रिटेन अर्निंग कितनी है आज? कितना जी? 1000। और हमने उसके नेट एसेट्स में क्या क्या और कुछ से एडजस्टमेंट्स डाली हैं? ये तो है ना उसकी बुक्स की फिगर। हमने जो भी एडजस्टमेंट्स खुद डाली हैं नेट एसेट्स में, दो जगह डाली होती हैं, यहां और यहां। तो क्या क्या डाली हमने? 50 माइनस किया है और 10 ऐड किया है, या बेशक अलग अलग लिख दें। ये हो गए इसके नेट एसेट्स,
कितने? ये 1000 बैलेंस शीट से लेके बताया ना जी। 3460 और गुडविल पूरी पूरी हवा भर के, यानी 180 को कितने से हवा भरे? जी तो कैरिंग अमाउंट बन गई 3860 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 3700। इम्पेयरमेंट लॉस 160 और ये 160 सारा का सारा गुडविल में पूरा हो जाएगा, तो लेस इम्पेयरमेंट। लेकिन वो हमने हवा भर के निकाला हुआ है, यहां चार्ज करने लगेंगे तो हवा वापस निकाल लेंगे। 160 का इम्पेयरमेंट यहां से लेस और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो यहां से लेस। ये कंसोलिडेशन के सवाल आपको लिख लिख के करते हैं, ये तो मैं कर रहा हूं सारे। डिस्पोजल पढ़ा लूंगा ना तो फिर नए सवालों पे भी आएंगे, क्योंकि डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में होता है अक्सर। मैंने तो आपसे ब्रेक का भी नहीं पूछा यार। हाँ जी इम्पेयरमेंट, अच्छा भाई क्या क्या रह गया? हाँ ये लाइनें तो भरे ना। एसओएफपी में एएल की रिटेन अर्निंग कितनी? 2000। बीएल की एसओएफपी वाली कहां लिखूं? इधर कितनी है? 1314। यहां और यहां कौन सी लिखूं जो कि उस चेंज ओवर वाले दिन थी? 815। एफएल 1000 और यहां 1150। एनसीआई की वर्किंग और वो एडजस्टमेंट रह गई, तो ये मिटा दूं, जगह चाहिए मुझे, या गुडविल मिटा दूं? ये मिटा देता हूं, गुडविल समेट लेते हैं। ये कितनी बनी? 108। तो एसओएफपी में गुडविल आ जाएगी 283। अच्छा बाकी चीजें समेट लें जरा, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। रिटर्न अर्निंग पूरी हो गई बस। ये क्या बना? -140। ये क्या बना? ये 4.5 है। नहीं भाई, टू 9.5। ये क्या बना? फाइव 1 3.5। अच्छा इस पे लगना है 45, पुराने एस पे 65, नए एस पे 75। इन तीनों के शेयर यहां ले आए और इसका ग्रैंड टोटल हो जाएगा। कर दे, मेरे पास जगह नहीं है।
उन तीनों के शेयर यहां ले आए और इसका टोटल बता दें। टू फोर, ठीक है, 2436.8 और बाकी सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई हैं। ये ब्रैकेट बंद कर दें, सिर्फ वो अदर एडजस्टमेंट यहां लिखनी है मैंने, बाकी सब हो गया क्लोज। एनसीआई निकालनी है और ये अदर एडजस्टमेंट लिखनी है, बाकी सारे ब्रैकेट बंद कर दें। एट फाइव 3 1 188 और गुडविल बनती है 283। और करंट एसेट्स बन जाएंगे 6340, बिल्कुल सही है। एसेट्स का टोटल भी हो गया पूरा, एसेट साइड पूरी हो गई, देखें कितनी, बिल्कुल ठीक है। एसेट साइड डन, ये मैं मिटा रहा हूं सारी, एसेट साइड डन। हाँ जी, करंट लायबिलिटीज भी बंद कर दें। जी 4701। छोटे एस से बड़े एस की एडजस्टमेंट है। इसका तरीका बताया था कि जिस दिन ये छोटे एस से बड़ा एस बन रहा है, अगर उस दिन बैलेंस शीट बनाते तो एनसीआई की वैल्यू कैसे निकालते। किस दिन बनना है छोटे एस से बड़ा एस? फर्स्ट। उस दिन अगर बैलेंस शीट बना रहे होते और एनसीआई की वैल्यू निकाल रहे होते तो क्या बनती? एक्विजिशन वाली एनसीआई 1575। रिटेन अर्निंग्स कौन सा वाला कॉलम ले रहे होते? ओल्ड वाला 299.5, 35%, 1082, 1679 ये उस दिन एनसीआई होती और ये 35% होती। हम उस दिन इनसे कितनी खरीद रहे हैं? 65 से 75 पे जा रहे हैं, 10। तो हम चूंकि 10 खरीद रहे हैं तो डिक्रीज इन एनसीआई कितनी आ रही है? 1679.82, 10 बाय 35 जी। फोर सेवन 479.9। और हम ये खरीदने के लिए पैसे कितने दे रहे हैं उनको? वो जो 10% शेयर्स खरीद रहे हैं, पैसे कितने दे रहे हैं उसके लिए? 440। थोड़े दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें गेन हो रहा है 39.94। ये आ गई अदर रिजर्व में एडजस्टमेंट 39.94। वर्किंग फॉर एनसीआई, बीएल की एनसीआई और एफएल की एनसीआई। $15.75 को 35 से 25 बना देंगे।
25 और FL है 1980। रिटेन अर्निंग दोनों पे 25, यानी 513.5 प्लस 299.5 दोनों पे 25 और 140 पे 55, 20.25 और 140 पे 55, 77। और डबल एस वाला सवाल है। डबल एस इन्वेस्टमेंट पे 25% आके यहां से माइनस कर देंगे, 600 माइनस, ये बन गई 1903 और ये हो गई बैलेंस शीट आउट लगी है मुझे जी 72.25। तो ग्रैंड टोटल क्या बन गया 2631.25। लेकिन पहली हो रही है कि नहीं 2631.26। कितना आया नहीं मिला जी 39.94 ये वाला। जब तक आप ये सवाल लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे पेपर में नहीं होने ये हैंडल। और ऐसी अटेम्प्ट्स भी हैं जिनमें कंसोलिडेशन से 2-2 सवाल आए हैं। हाँ जी, आप बताएं अगर दिमाग काम कर रहा है तो वो जो होमवर्क में पूछना है कुछ, अगर सेंसेस में है अभी तो। हाँ जी कुछ नहीं। हाँ ऐसे वो मैंने कहा था ना एसएफपी में चल जाता है। 375 किधर? अच्छा ये जी जी
ये मैंने आपको जो पहले उस दिन भी क्लास में सवाल कराया था उसमें भी असल में वो A to S था, लेकिन आपको कहा था कि वो SOFP में चल जाता है, क्योंकि SOCI में हमने महीनों को A और महीनों को S करना है, वहां तो जरूरी है A to S। SOFP में ऐसे चल जाता है कि आप A को गोल ही कर जाएं, करना चाहिए नहीं गोल, लेकिन काम चल गया। अगर आपने A से सॉल्व किया है और उसमें फिगर्स पूछनी है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज SOFP में A to S जाते हुए A को गोल करने से काम चल जाता है। यानी ये मैंने शॉर्टकट नहीं लगाया हुआ, ये दोनों सवालों में आईक्यू के सॉल्यूशन में A को गोल किया हुआ, तो चल जाता है, लॉजिकली चल जाता है काम, क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग करनी है, कोई प्रेजेंटेशन थोड़ी कर रहे हैं SOCI में, हम तो बस उसको सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो हमारी सिर्फ कैलकुलेशन की वर्किंग है, हम चाहे प्रॉफिट ऑन A डालें चाहे ना डालें, निकालनी तो एंड रिजल्ट रिटेन अर्निंग्स ही है। इसलिए SOFP की हद तक A to S जाने में A का गोल होना खैर चल जाता है। हाँ, SOFP में चल जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं चलेगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो हमें इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा गेन ऑन A, उसमें तो बकायदा कैलकुलेट करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। SOFP में चल जाएगा। चलिए ठीक है, 67 बस।